प्रोफेसर हिमांशु राय जी, डॉक्टर संजीव सन्याल जी जिनको आवश्यक काम से जाना पड़ा, डॉक्टर संतोष शुक्ल जी, डॉक्टर शोभित माथुर जी, डॉक्टर सदानंद जोशी जी, प्रोफेसर रमेश गौर जी और उपस्थित मित्रों। पहली बात तो ये मैं कहूँ कि संतोष शुक्ला जी ने जो 2 घंटे मांगे हैं तो हम लोग उनको पूरा दिन देने के लिए तैयार हैं। और रमेश गौर जी ने कहा कि इस तरह की ये तीसरी चर्चा है, दरअसल ये चौथी चर्चा है, क्योंकि 2-3 दिन पहले अनुपमा गोयल और सीमा सिंह की जो पुस्तक आई एंशिएंट इंडियन जूरिस्प्रूडेंस पर, वो भी दरअसल अद्भुत काम है। और उसमें डॉक्टर केशवपाल जी और जी अनंत कुमार जी स्वयं उपस्थित थे। ये ठीक है कि अनुपमा गोयल, ये बहुत दुख की बात ये है, जब वो यहाँ आई थी तब स्वस्थ थी और अचानक उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो वो नहीं आ सकी और पुस्तक के बारे में उनको बताना था, लेकिन जी अनंत कुमार जी ने पुस्तक को इंट्रोड्यूस किया। और मैंने पूछा उनसे कि अनुपमा गोयल कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। फिर मैंने मालूम किया, फिर वो अलग विषय है। मैं इस पर आता हूँ, इस किताब पर, पॉलिटिकल थॉट इन इंडिक सिविलाइजेशन में 11 अध्याय हैं। और इस पुस्तक को कई दिनों पहले जब हिमांशु राय जी और भानु जी ने मुझे दिया था, तभी हमने इंडिक शब्द पर हमारी नज़र टिकी और मैं पुराने जो अंग्रेजी से हिंदी की डिक्शनरी है उसको देखने लगा, तो मैंने पाया कि इंडिक शब्द पुरानी डिक्शनरी में तो मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, हम नहीं जानते कि कॉलोनाइजेशन का असर है या कुछ और है, लेकिन ये शब्द क्या दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो नई डिक्शनरी है, खास करके अरविंद कुमार की, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, अरविंद कुमार अब नहीं है इस दुनिया में, कोरोना में चले गए, बहुत उम्र थी उनकी, लेकिन उनकी जो नई डिक्शनरी है उसमें ये शब्द है और उसमें इंडिक भी है और फिर इंडिक के 2 अर्थ हैं, भारतीय भी है, इंडियन भी है और भारोपीय भी है। ये दोनों शब्द उसमें मुझे मिले। इस पुस्तक से, जैसा मुझसे पहले जिन लोगों ने भी कहा, सही कहा, मैं उसको ये कहूँगा कि इस पुस्तक से हमको नई परिभाषाएं प्राप्त हो रही है। और परिभाषा का मतलब पैराडाइम, नया पैराडाइम इस पुस्तक से प्राप्त हो रहा है। और ऐसी परिभाषा जो भारत के उस अतीत को समझाती है जो था तो अस्तित्व में, लेकिन विद्वान अपनी नजर उधर से फेरे हुए थे। क्या इसलिए कि जमाना दूसरा था? इसका उत्तर इस ग्रंथ, इस पुस्तक में है और हाँ में है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक बार कुलदीप नैयर, जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत माने जाने पत्रकार थे, उन्होंने वैसे ही बातचीत में बहुत साल पहले, मुझे लगता है कि 30-32 साल पहले, उन्होंने एक दिन बात हो रही थी तो मुझसे पूछा कि तुम क्या एस गुरुमूर्ति को जानते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, उनसे मेरा परिचय है। तो उन दिनों अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर भी थे,
उन दोनों इंडियन एक्सप्रेस के लीगल एडवाइजर हुआ करते थे। और एस गुरुमूर्ति इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के न केवल सलाहकार थे, उनके मार्गदर्शक भी थे। आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। तब कुलदीप नैयर ने मुझसे कहा कि इस देश में जो 2-3 बड़े दिमाग हैं, अद्भुत दिमाग हैं, श्रेष्ठ दिमाग हैं, उनमें से एक गुरुमूर्ति है और गुरुमूर्ति नंबर 1 पर। उस गुरुमूर्ति का पिछले दिनों एक लेख आया। मैंने ये पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि गुरुमूर्ति को आप जाने। इस गुरुमूर्ति का न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है और वो दिल्ली में न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो अंग्रेजी अखबार निकालता है, मॉर्निंग स्टैंडर्ड, उसके 30 नवंबर के अंक में एडिट के सामने छपा है और उसका शीर्षक है इंडिया 1989 to 2014, यानी 1989 से 2014 एंड आफ्टर ए पैराडाइम शिफ्ट, ये उसका शीर्षक है। और उस लेख में फोर्ब्स नाम की जो मैगजीन है, आप सब जानते होंगे, उस मैगजीन में भारत के बारे में कुछ लिखा है, चीन को कंपेयर करते हुए उसका जवाब। और मैं ये कह सकता हूँ, उस लेख को पढ़ने के बाद मैंने गुरुमूर्ति जी को फोन भी किया। हमारी लंबी बात हुई, मैंने उनको बधाई दी और मैंने कहा कि आप कुछ न कुछ महीने में एक बार ही सही लिखते रहिए इसमें। और हमने न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मालिक को भी, मनोज संथालिया को भी कहा कि आप गुरुमूर्ति के पीछे पढ़ करके लिखवाइए। मैं कहूँगा कि उस लेख को खोज करके आप नेट पर पढ़ें। बीजेपी के एक नौजवान पदाधिकारी, 2-3 दिन पहले उनका फोन आया कि वो मुझसे पूछते रहते हैं कि आजकल क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आप गुरुमूर्ति का वो लेख खोजिए। तो अभी हमारी फ़ोन पर बात ही हो रही थी, उन्होंने तुरंत खोज लिया और कहा कि हाँ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा। मेरा ख्याल है कि आप लोग भी खोज लेंगे। उस लेख को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि कैसे भारत बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, ये जानने के लिए लेख पढ़ना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये पुस्तक भी बदलते हुए जमाने की कहानी है। ये लेख उसी तरह से भ्रमित या पटरी से उतरी हुई जो बौद्धिकता है हमारे यहाँ पश्चिम और उनके जो पिछलग्गू भारतीय विद्वान हैं, इनका जवाब है। और ये जवाब, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई आजकल कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे हिमांशु राय जी ने जो 4 वर्कशॉप करके और इस किताब को 11 लेखों में और शोधपूर्ण लेखों में रिसर्च आर्टिकल के रूप में छापा है, ये कोई पहली कोशिश नहीं है। मैं इनके प्रयास को छोटा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनके प्रयास की निरंतरता को बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हमारे यहाँ जब एक स्वाभिमानी भारतीय, जिसके पास बुद्धि भी है, दिमाग भी है, सोचने की ताकत भी है, रिसर्च की क्षमता भी है, उसके सामने जब चुनौती आती है तो इसी तरह की पुस्तकें आती हैं या लेख आते हैं। 1918 में, मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ, 1918 से 1921 तक श्री अरविंदो हैं पांडिचेरी में, लेकिन पूरी दुनिया में भारत को लेकर के जो बहस है कि भारत क्या शब्द है, एक उस समय का आर्चर नाम का एक विद्वान होता था पश्चिमी, उसने किताब ही लिख दी और साबित करने की कोशिश की भारत असभ्य देश, लोगों का देश है।
तो उसी का जवाब वहाँ के विद्वान ने जॉन ओग्रुफ ने दिया था, लेकिन जॉन ओग्रुफ के जवाब से अरबिंदो संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने एक लेखों की श्रृंखला शुरू की, 3 साल चलाया और वो जो 3 साल उनके लेख छपे, आप इंडियन रेनेसा या रेनेसा इन इंडिया जो श्री अरबिंदो की अंग्रेजी में पुस्तक है, उसका हिंदी में अनुवाद भी आया है, आप उसको पढ़िए। वो उस समय जो बहस चल रही थी उसका जवाब था और मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो बहस कोई बंद नहीं हुई है, पश्चिम में आज भी वो बहस चल रही है। और वो मेरा ख्याल है कि संजीव सान्याल जी ने जो बात कही कि वो और या शायद दूसरे शायद शुक्ला जी ने कही, किसी हम लोगों में से किसी ने कही कि अब उस बहस को हमारे लोग कर रहे हैं, उसकी आवाज धीमी हुई होगी, ये बात अलग है, लेकिन वो चल रही है बहस, हम सुने ना सुने वो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि औपनिवेशिक मानसिकता जो हमारे यहाँ है और उसकी कैद में जो अभी हम लोग पड़े हुए हैं, उससे हमारी कोई मुक्ति नहीं हुई है। और इसलिए हिमांशु राय ने जो मैंने कहा कि ये जो वर्कशॉप से किताब निकाली है, तो ये कार्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धारा में जो राजनीतिक चिंतन है उसे समझाएगा और ये राजनीतिक चिंतन का जवाब उन लेखों में भी है जो श्री अरविंद ने दिया है। श्री अरविंद ने भारत क्या सभ्य है इसका जवाब दिया, संस्कृति क्या होती है, भारतीय संस्कृति क्या है ये बताया है, और भारत में शासन प्रणाली की परंपरा क्या रही है इस पर उनके 4 लेख। वे लेख पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम 2021 में भी उनका वो लिखा हुआ बहुत प्राचीन लिखा। और श्री अरबिंदो के बाद वो सिलसिला जिसे काशी प्रसाद जायसवाल का नाम हमारे किसी मित्र ने लिया, ठीक ही लिया, लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल से भी ज्यादा काशी प्रसाद जायसवाल का नाम तो इसलिए हो गया ज्यादा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एच.वी. कामत ने उनका नाम लिया और फिर हिंदू पॉलिटी नाम की उनकी 2 किताबें बाद में छपी। लेकिन आप सब लोगों को शायद मालूम होगा, न मालूम हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मनोरमा जौहरी नाम की एक प्रोफेसर रही है और मनोरमा जौहरी ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का शीर्षक है, हिंदी में पुस्तक है, भारत में प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था। और उसमें कम से कम 50 ऐसे विद्वानों के नाम हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किए हैं और उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि तब वो छिटपुट काम होते थे, अब ये पुस्तक सामूहिक प्रयास का एक सूत्रपात करती है और इसलिए इसका हमें अभिनंदन करना चाहिए। मैं अक्सर एक घटना सुनाता हूँ और ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2009 की है। महात्मा गांधी ने जो हिंदू स्वराज लिखा उसका 100 साल 2009 में हुआ था। तो बहुत सारी गोष्ठियां हुई, गोष्ठियों का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन और उन गोष्ठियों में मैं भी जाता था, मेरी थोड़ी रुचि थी। केवल एक गोष्ठी ऐसी थी जिसको मैंने सार्थक समझा और उस गोष्ठी में एंथोनी परेल आए थे। एंथोनी परेल वो व्यक्ति है जिसने हिंद स्वराज पर सचमुच पूरा जीवन लगा दिया
लेकिन एंथनी परेल जो सोच सकते थे वो हम क्यों नहीं सोच पाते, ये मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ। एंथनी परेल का लंबा भाषण था, दिल्ली विश्वविद्यालय में था, गांधी केंद्र पर में था। मैं वहाँ उनको सुनने के लिए गया था, क्योंकि एंथनी परेल को मैं बहुत पहले से पढ़ रहा था। उनकी हिंद स्वराज पर जितनी किताबें हैं और भी जो किताबें हैं उनको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा था। एंथनी परेल ने अपने पूरे भाषण में जो 2 वाक्य कहा, मैं वहाँ उसको यहाँ दोहराना चाहता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि उनके शब्द ठीक मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैंने जो समझा वो ये था कि एंथनी परेल ने ये सवाल उठाया कि भारत का राजनीतिक चिंतन भारत में नहीं पढ़ाया जाता। अगर पढ़ाया जाता होता तो हिंद स्वराज पर वाहियात बहस शुरू होती। और फिर कहा कि हिंद स्वराज को आप जरा भारतीय नजर से देखिए। इसमें जो संतोष शुक्ला धर्मशास्त्र की परिभाषा दे रहे थे, बड़ी व्यापक परिभाषा दे रहे थे, वो सही परिभाषा दे रहे थे, तो उसी को थोड़ी सी कहना चाहिए कि अपने शब्दों में एंथनी परेल ने कहा कि ये अगर भारत में भारत के राजनीतिक चिंतन को पढ़ाया जाता होता तो भारत में शास्त्र सम्मत जीवन दृष्टि विकसित होती। और ये जो शास्त्र सम्मत जीवन दृष्टि है, ये दरअसल मैं समझता हूँ कि कीवर्ड है। और शास्त्र सम्मत जीवन दृष्टि का मतलब वैज्ञानिक जीवन